बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश बुक की हम बात करते हैं। द बुक विच कंटेन्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश। कैश से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन। अब कैश से रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन जो हमने इस बुक में रिकॉर्ड करनी है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस इन द बुक। 4 चीजें हैं जो हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में लिखें तो स्टार्ट है जी व्हाट वी हैड। हमारे पास क्या था अकाउंटिंग में, जिसको हमने क्या नाम दिया, ओपनिंग बैलेंस। क्या हमारे पास कितना कैश था एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली जो कैश बुक होती है ये मंथली बेसिस पर बनाई जाती है। तो मंथ का स्टार्ट हमने कितने पैसों के साथ किया, ऑलरेडी बिजनेस की पॉकेट में कितना कैश इन हैंड था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश, बात को स्टार्ट वहां से करेंगे। आफ्टर दैट व्हाट वी रिसीव्ड, हमने क्या रिसीव किया, ऑल रिसीट्स, जितनी रिसीट्स हैं हमने उसको रिकॉर्ड किया। नंबर 3 व्हाट वी पेड, हमने क्या पे किया, ऑल पेमेंट्स। और फाइनली व्हाट वी हैव नाउ, अब हमारे पास क्या है। ठीक हो गया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस का नाम दे दिया। बेसिकली कैश बुक जो प्रिपेयर की जाती है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश। कैश का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इस बुक को मेंटेन करते हैं। और इस बुक को मेंटेन करने के लिए, क्लोजिंग बैलेंस तक असेस करने के लिए हमें 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस, इफ एनी, ये भी साथ में बोल रहा हूँ। इफ एनी का मतलब है कि समटाइम ऐसा भी है कि हमारे पास ओपनिंग कैश नहीं है। नॉर्मल ऐसी सिचुएशन कहाँ पे होती है, बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, बिजनेस का पहला साल है, तो डेफिनेट सी बात है पहले साल में तो कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्योंकि बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के तहत ओपनिंग बैलेंसेस क्या होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनको आगे फॉरवर्ड किया। तो अगर आपके बिजनेस का फर्स्ट ईयर है फिर तो क्लोजिंग बैलेंस पिछला हो गई कोई। अब मैं आगे चलता हूं इसकी टाइप्स के ऊपर। ठीक है जी। नंबर 1 हमारे पास क्या आता है जी, कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक है हमारे पास, और उसके साथ साथ ट्रिपल कॉलम कैश बुक है हमारे पास। ठीक है जी। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल कॉलम, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल कॉलम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक की हम बात करते हैं जो यहाँ पर। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंटेंट को डिस्कस करना है, दैट इज कैश। और कैश में क्या डिस्कस करना है, ये 4 बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि क्या था कैश फॉर्म में, क्या आया, क्या पे कर दिया और क्या बच गया। तो कैश बुक में हमारे पास सिंगल ट्रांजेक्शन जो होगी वो हमारे पास कैश को डील करने, सिर्फ और सिर्फ कैश को डिस्कस करना है। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम लोगों ने कैश के साथ साथ किसको डिस्कस करना है, बैंक के कॉलम, यानी कि हम अपने कैश के बैलेंस को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कैश के अंदर होने वाली ट्रांजेक्शन या बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजेक्शन जो होती हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। और सेम उसी तरह से जो 4 वर्किंग्स हमने कैश के ऊपर की हैं, सेम यही चारों वर्किंग्स हमने किसके ऊपर करनी है, बैंक के ऊपर भी करनी है। कि इन द फॉर्म ऑफ बैंक हमारे पास क्या ओपनिंग बैलेंस था, इन द फॉर्म ऑफ बैंक हमने क्या रिसीव किया, इन द फॉर्म ऑफ बैंक हमने क्या पे किया, और इन द फॉर्म ऑफ बैंक हमारे पास क्या बच गया। तो दैट इज कैश एट बैंक। कॉमन से आपने 2 एसेट्स के बारे में सुना, कैश इन हैंड और उसके साथ साथ कैश एट बैंक के बारे में आपने सुना। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, डबल कॉलम कैश बुक है, जिसमें कैश और बैंक हमने दोनों रिकॉर्ड किए। अब यहाँ पर वो पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ कि चेक्स की डिस्कशन को हम किस तरह से टैकल करते हैं। पहली बात तो सिंपल मैं कैश में करता हूँ कि आपने कैश पे किया, कैश रिसीव किया, वो तो कैश में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन जब बात हम करते हैं बैंक कॉलम के अंदर कि बैंकिंग की बात हम करते हैं, तो अगर तो मैं किसी को पेमेंट करता हूं बाय चेक, तो फिर तो डेफिनेट सी बात है वो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड होती है, क्योंकि मेरे अकाउंट का चेक जा रहा है, मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने हैं। बट अगर मैं किसी से चेक रिसीव करता हूं, तो एक रूटीन सर्कमस्टांसेस में हम जब चेक का नाम सुनते हैं तो हम समझते हैं ये एक बैंक ट्रांजेक्शन है। बेसिकली ये बैंक ट्रांजेक्शन नहीं है। बेसिकली ये मैं चेक रिसीव कर रहा हूं उस पर्सन के अकाउंट का, उस पर्सन के अकाउंट के चेक का मेरे अकाउंट के ऊपर इफेक्ट तब क्रिएट होगा कि अगर मैं उस चेक को अपने अकाउंट में जमा करवाऊं। क्योंकि अगर मैंने उसके चेक को कैश करवाया तो मेरे पास पैसा कैश फॉर्म में आएगा, ना कि बैंक के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब रिसीविंग ऑफ द चेक विल बी कंसिडर्ड एज रिसीव ऑफ कैश, और उसको हम कैश में रिकॉर्ड करेंगे अनटिल अनलेस डिपॉजिटेड द कैश इनटू माय ओन बैंक अकाउंट। कि जब तक मैं उसको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ना करवा दूं तब तक मैं उसको बैंक रिसीविंग का नाम नहीं दे सकता, बल्कि कैश रिसीव करने का ही नाम दूंगा। क्लियर होगी बात जी? तो दोबारा से बात को रिपीट करता हूं,
अगर मैं किसी को अपना चेक पे कर रहा हूँ तो डेफिनेट सी बात है वो बैंकिंग चैनल की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने हैं, मेरा बैंक बैलेंस अफेक्ट होगा, मेरा बैंक का अकाउंट अफेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं किसी से चेक रिसीव करता हूं तो उसको मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन का नाम नहीं दे सकता, क्योंकि उसका चेक अगर मैं रिसीव कर रहा हूं तो मैंने उसके चेक को कैश करवाना है, तो कैश करवाकर मेरे पास तो कैश आएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं उसके चेक को कैश करवाने की बजाय अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता, तो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने को फिर हम किस चीज का नाम देते हैं कि हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन की है इसके अंदर, और फिर वो रिसीविंग हमारी बैंक के अंदर आएगी, ना कि कैश के अंदर आएगी। अब अगली बात यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और शेयर करता हूँ कि सपोज मैंने किसी से चेक रिसीव किया, तो मैंने पहले बताया कि चेक रिसीव करना विल बी कंसिडर्ड एज रिसीविंग ऑफ कैश, उसको कैश रिसीव करना ही समझा जाएगा। और उसके बाद अगर मैंने उसको कैश नहीं करवाया, मतलब अभी कैश करवाया नहीं, और एज इट इज वो चेक मैंने आगे किसी को पे कर दिया, तो मैं अपनी कैश बुक के अंदर कैश की ही रिसीविंग और कैश की पेमेंट रिकॉर्ड करूंगा। ठीक हो गया, क्योंकि वो जो चेक मेरे पास आया था उसको मैंने कैश कंसिडर किया, रिसीविंग कैश की डाली, और बाद में जब उसको आगे किसी को दे दिया तो उसको पेमेंट भी मैं किस में डालूंगा, कैश में ही डालूंगा इस चीज में। तो ये हमारे पास फिर क्या है, डबल कॉलम कैश बुक का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डबल कॉलम कैश बुक के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा, ठीक है जी, एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब होता है टू साइड इफेक्ट। एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि आपके कैश को और आपके बैंक को दोनों को अफेक्ट करती है। अब मैं जरा यहाँ पर एक रफ स्केच ड्रॉ करने लगा हूँ किस चीज का, कैश बुक का। ये मैंने एक टी फॉर्मेट में कैश बुक का ड्रॉ किया फॉर्मेट। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। नॉर्मली हमारे लेजर्स में भी ऐसे ही होता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर विल बी कंसिडर्ड एज डेबिट साइड एंड राइट साइड ऑफ द लेजर इज कंसिडर्ड एज क्रेडिट साइड। अब डेबिट के साथ साथ इसको रिसीविंग साइड का नाम भी दिया जाता है और इसको क्रेडिट के साथ साथ पेमेंट साइड का नाम भी दिया जाता है। अब यहाँ पर आपके पास अमाउंट के दो कॉलम बना दिए जाते हैं। डेबिट में भी आपके दो कॉलम होते हैं, कैश का और बैंक का, और क्रेडिट में भी आपके दो कॉलम होते हैं, कैश का और उसके साथ साथ बैंक का। अब ये दो कॉलम हमारे बन गए। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या चीज है, इससे पहले मैं एक बार दोबारा से बात रिपीट कर दूं कि हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन या तो वो कैश में होगी या वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होगी। अगर कैश की होगी तो कैश के कॉलम्स में एडजस्ट होगी, अगर बैंक की होगी तो बैंक के कॉलम में एडजस्ट होगी। ये रिसीविंग साइड है, ये पेमेंट साइड है। क्लियर होगी बात? कैश रिसीव होगा तो इस कॉलम में, कैश पे होगा तो इस कॉलम में, बैंक के थ्रू रिसीव होगा तो इस कॉलम में, बैंक के थ्रू पे होगा तो इस कॉलम में। ये हमारे पास कैश बुक का मैंने एक रफ स्ट्रक्चर आपको शो कर दिया। लेकिन इसके अंदर फिर एक ट्रांजेक्शन ऐसी आती है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री का नाम देते हैं। ऐसी ट्रांजेक्शन जो एट द सेम टाइम कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट कर रही होती है। एट द सेम टाइम वो कैश और बैंक क्या करती है, दोनों को अफेक्ट कर रही होती है। आप दोनों को अफेक्ट करने की वजह से इसको कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है टू, ठीक है जी, तो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। अब ये कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी होती है, सिर्फ दो ट्रांजेक्शन है हमारी पूरी अकाउंटिंग के अंदर जो कॉन्ट्रा कंसिडर होती है। डिपॉजिट द कैश इनटू बैंक, पहली ट्रांजेक्शन कि आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया। बेसिकली बैंक और कैश दो पॉकेट्स हैं हमारे बिजनेस की। अगर हम ये करें कि बैंक की पॉकेट से पैसा निकालकर कैश की पॉकेट से पैसा निकालकर बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है फिर बिजनेस की दोनों पॉकेट्स क्या होंगी, अफेक्ट होंगी इसके अंदर। कैश से पैसा निकल रहा है, कैश की पेमेंट साइड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी, कैश डिक्रीज हो जाएगा। और वो कैश डिक्रीज होकर जा किधर रहा है, बैंक में जा रहा है, तो बैंक की रिसीविंग साइड में जाकर वो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब फिर एक ही ट्रांजेक्शन ने कैश बुक के अंदर, एक ही कैश बुक के अंदर दोनों अकाउंट को अफेक्ट किया, कैश को भी अफेक्ट किया, बैंक को भी अफेक्ट किया। कैश से पैसा निकला, कैश डिक्रीज हो गया, बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ तो बैंक आपका इंक्रीज हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। एट द सेम टाइम उसने कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट किया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट किया कि एक तरफ कैश भी डिक्रीज हो गया और दूसरी तरफ बैंक इंक्रीज हो गया। ऑपोजिट साइड पर एडजस्ट हुई, एक डेबिट ट्रांजेक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी हमारे पास। अब दूसरी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा एक और कौन सी है, वो कौन सी है, इसी एंट्री का रिवर्सल। अब बैंक से विड्रॉ करवाते हैं। अब अगर बैंक से विड्रॉ करवाया तो फिर बैंक से निकला बैंक की पेमेंट साइड और किस में आ गया, कैश में आ गया, कैश की रिसीविंग साइड। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता चलूं, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए। अगर हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए बैंक से विड्रॉ किया तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। वो बैंक से निकला फिर बिजनेस में नहीं आया, वो घर चला गया ऑनर के, वो तो एक ड्राइंग की कैटेगरी में गई, उसको कॉन्ट्रा नहीं कहेंगे। कॉन्ट्रा तब होगा कि जब बिजनेस से निकल के कैश को बिजनेस में ही रखा, बैंक से निकाला और बिजनेस में रख लिया। क्या आपने कैश पेमेंट किसी को करनी थी तो आपने बैंक से पैसा क्या कर लिया, निकाल के बैंक से पैसा निकाल कर किस में डाल दिया, कैश में रख लिया अपने पास।
तो ये भी आपके पास क्या कहलाती है, एक कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। पॉइंट समझ आ गया? तो ये भी कॉन्ट्रा है, पैसा डिपॉजिट करवाना भी कॉन्ट्रा, और पैसा विड्रॉ करवाना फॉर बिजनेस पर्पस ये भी आपके पास कॉन्ट्रा। और कॉन्ट्रा इसलिए कहा कि एट द सेम टाइम कैश और बैंक दोनों का अफेक्ट किया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एडजस्ट किया। एक डेबिट इफेक्ट जनरेट हुआ, एक क्रेडिट इफेक्ट जनरेट हुआ, एक डेबिट साइड पर एडजस्ट हुआ, एक क्रेडिट साइड पर एडजस्ट हुआ। क्लियर होगी बातचीत? तो ये हमारे पास डिस्कशन है विद रेफरेंस टू द डबल कॉलम कैश बुक। ये हमारे पास इसके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए। अब हम आगे चलते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे पास कैश, उसके साथ साथ बैंक और उसके साथ साथ डिस्काउंट की बात आ जाएगी। अब अगेन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया डिस्काउंट का। असल में जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट मैंने क्लियर किया पहले, इसीलिए किया था कि अब यहाँ पर डिस्काउंट ये कौन सा है। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैश डिस्काउंट, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं है। कैश डिस्काउंट को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट के अंदर हम बात करेंगे तो फर्दर इसमें डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की बात होगी। अब ट्रिपल कॉलम होने की वजह से हमारी कैश बुक में 3 कॉलम बन जाएंगे। कैश और बैंक तो ऑलरेडी है, इसके साथ डिस्काउंट भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें एक डिस्काउंट अलाउड होगा और एक डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। अब कौन सा अलाउड और कौन सा रिसीव्ड होगा, बड़ी आसान बात है इसको जज करना। डिस्काउंट अलाउ करना हमारा एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होता है। तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड डेबिट वाला, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम, और इनकम की नेचर क्रेडिट होती है। तो डिस्काउंट रिसीव को हमने किस साइड पे लिख दिया, क्रेडिट साइड पर लिख दिया। पॉइंट ओके। अब इसमें हमने अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी को डिस्काउंट अलाउ किया होगा तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा, और किसी को डिस्काउंट किसी से रिसीव किया होगा तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। और इसके अंदर भी कॉन्ट्रा एंट्रीज आती है, लेकिन वो कॉन्ट्रा अगेन कैश और बैंक की है। डिस्काउंट की इन्वॉल्वमेंट कॉन्ट्रा में नहीं है हमारे पास, ठीक है। डिस्काउंट एक अलग ट्रांजैक्शन है कि मैंने किसी को पे करना था और उसको कम पैसे देकर उससे सेटलमेंट करवा ली, या किसी से पैसे रिसीव करने थे, कम पैसे रिसीव करके सेटलमेंट कर दी, तो वो डिस्काउंट की एडजस्टमेंट बन जाती है। लेकिन डिस्काउंट हमेशा किसी कैश या बैंकिंग की ट्रांजैक्शन के साथ अटैच होता है। लाइक मैंने किसी को पे करना है, मैंने पे उसको करना है 5,000, लेकिन मैं उसको पे कर रहा हूँ 4800 और 200 रुपए की एडजस्टमेंट उससे करवा कर डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूँ, तो डिस्काउंट रिसीव में आ जाएगा। इसी तरह से मैंने अगर खुद किसी से रिसीव करना है और 48 रिसीव करके उसको 5000 की एडजस्टमेंट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं 200 रुपए का उसको क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक की डिस्कशन आ जाती है। अब इसमें एक छोटी सी बात बताता चलो, डबल कॉलम हो या ट्रिपल कॉलम हो, कैश और बैंक के तो निकलेंगे बैलेंसेस, और इसी कॉन्सेप्ट के तहत कि क्या था, क्या आया, क्या गया, क्या बच गया, इस कॉन्सेप्ट के तहत। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्काउंट्स की, तो देयर विल बी नो बैलेंसेस ऑफ, हमने डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को आपस में बैलेंस नहीं करना, बिकॉज दे बोथ आर सेपरेट हेड्स ऑफ अकाउंट्स। रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है। इनकम और एक्सपेंस को कैश बुक के अंदर बैलेंस नहीं किया जा सकता। बैलेंस हमेशा एक ही अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस्ड होती है, ना कि दो डिफरेंट अकाउंट आपस में बैलेंस किए जाते हैं। तो इस बात का फिर ख्याल रखते हैं कि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश और बैंक का तो बैलेंस निकलता है, लेकिन डिस्काउंट और रिसीव के कॉलम का सिंपल टोटल हो जाता है। और टोटल करके हम सिर्फ ये शो करते हैं कि टोटल कितना डिस्काउंट हमने अलाउ किया है और टोटल कितना डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, किसके अंदर, कैश बुक के अंदर डिस्कस होती है। इसमें क्लियर होगी बात जी? ऑलमोस्ट हम लोगों ने कैश बुक के तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया। सिंगल कॉलम की बात हमने कर दी कैश में, डबल कॉलम में कैश एंड बैंक दोनों की ट्रांजैक्शंस और कॉन्ट्रा एंट्री को हमने डिटेल डिस्कस कर लिया। ट्रिपल कॉलम के अंदर भी आई है तो कैश, बैंक और इसके साथ डिस्काउंट इन्वॉल्व होता है। डिस्काउंट कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट होता है, और कैश डिस्काउंट के साथ साथ उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं अगर हमने अलाउ किया, और डिस्काउंट रिसीव कहते हैं अगर हमें मिला। तो हमारी कैश बुक के फॉर्मेट में भी डिस्काउंट अलाउड का कॉलम डेबिट पे, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस और एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम और इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव का कॉलम क्रेडिट साइड पे आएगा। अकेली डिस्काउंट की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। बेसिकली डिस्काउंट अटैच होता है हमारी कैश या बैंकिंग ट्रांजैक्शन के साथ। हम किसी को कैश फॉर्म में पे कर रहे हैं, या बैंक फॉर्म में, चेक की फॉर्म में किसी को पे कर रहे हैं और उससे डिस्काउंट ले रहे हैं, या हम कैश किसी से रिसीव कर रहे हैं, या किसी से चेक रिसीव करके बैंक में जमा करवा रहे हैं, या डायरेक्टली पेमेंट अपने अकाउंट में मंगवा रहे हैं और हम उसमें डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो डिस्काउंट इस तरह से हमारी ट्रांजेक्शन के साथ एडजस्ट होता है। ये था हमारे पास एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद रेफरेंस टू द डिस्काउंट। ठीक हो गया, ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट कैश बुक का, जिसमें हमने सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम ऑलमोस्ट हमने अपने सारी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर ली। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन सेशन की तरफ मूव करते हैं। तो फिर आइए फर्दर को क्यूरीज हैं तो उसको वहां पर कवर करते हैं।